मैं प्रकाश जनोदिया स्वागत करता हूं आपका एपिक स्टडी चैनल पे। आज का अपन पेपर डिस्कस करेंगे पेपर 3 की यूनिट 1, जिसके अंदर आता है इंडियन पॉलिटिकल और वर्ल्ड पॉलिटी, और जो करंट अफेयर से जो भी मुद्दे चर्चा में रहते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, इस बार का पैटर्न इस पेपर के अंदर दोस्तों 75 नंबर का पूरा पेपर होता है पॉलिटी के, और इसके अंदर इंडियन वेटेज जो पॉलिटी रही उसका वेटेज काफी ज्यादा रहा, और जो राजस्थान की जो राजनीतिक विज्ञान है उससे बहुत ही कम क्वेश्चन इसमें पुटअप हुए हैं। बाकी जो करंट में जो चैप्टर रहे, मतलब जो टॉपिक चर्चा का क्वाड और जैसे थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ये प्रमुख रूप से जो चर्चा का विषय रहे वो इसके अंदर आए। देखिए दोस्तों, कई बार देखा गया है कि रिजल्ट के बारे में लोग अक्सर यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, 2021 का जो मेंस हुआ था उसका। तो ऐसे उसमें समय बर्बाद नहीं करे, क्योंकि रिजल्ट जब आना होगा उसका आ जाएगा, क्योंकि कॉपियों की जांच जारी है। मैंने इससे पहले रिलेटेड आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था, मगर उससे क्या है कि लोग बाग फिर भी सर्च करते हैं कि लगभग कब तक रिजल्ट आ सकता है। इसका एग्जाम दिया था उन्होंने, वो रिजल्ट का बार बार देखते रहते हैं कि कब आएगा कब आएगा, उसके इंतजार में नहीं थे। जिन भी भाइयों के अच्छे नंबर आए हैं वो इंटरव्यू की तैयारी करे, और जो नई वैकेंसी है उसके बारे में भी लोग बाग सर्च करते रहते हैं। तो आपको पढ़ाई करनी है लगातार, क्योंकि इसके समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। बार बार आप अगर सर्च करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि इस साल आनी है न्यू वैकेंसी, ये कन्फर्म है। और बाकी रिजल्ट भी जैसे रिजल्ट आएगा विभाग न्यू विज्ञप्ति निकाल देगा, और उसके बाद इंटरव्यू भी चालू कर देगा, क्योंकि इस बार आपने देखा कि इंटरव्यू का विभाग काफी प्रगति पे कार्य कर रहा है, मतलब कि काफी तेजी से कार्य कर रहा है। और देखिए दोस्तों, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो भी डाला था कि आरएस का रिजल्ट कब तक आएगा। उसमें बताया कि मैंने आपको अभी ओपीओ की जांच चल रही है, जिसके अंदर पेपर जब तक ये समाप्त होगा ओपीओ चेक करने का, तब तक उसके बाद रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। और जो भी भाई न्यू वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल पर कंटेक्ट प्रोवाइड रहता है। आप बार बार इसमें न्यू कंटेंट आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। और शुरू करते हैं, आपको ज्यादा समय नहीं लेते हुए। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान उद्देशिका में उल्लेखित बंधुता को स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, दो बातें निर्धारित थी, जिसके अंदर सर पहला व्यक्ति का सम्मान, और दूसरे क्या है, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। बंधुता के बारे में ये प्रमुख निर्धारित की गई थी। अगला है दूसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार 103 के अनुसार निर्वाचन आयोग की भूमिका रहते हैं। दोस्तों, ये जो 2 अंक के होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि 5 क्वेश्चनों में फैक्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और जो डायनेमिक क्वेश्चन है वो जो कि पार्ट सी आता है उसके अंदर 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। उसके अंदर अपन को विवेक से क्वेश्चन देने, आंसर देने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 103 के अनुसार निर्वाचन आयोग की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंदर क्या होता है कि निर्वाचन आयोग की भूमिका राष्ट्रपति की जो संसद के सदस्य की अयोग्यता पर निर्वाचन आयोग को सलाह देता है। राष्ट्रपति संसद में जो सदस्य होते हैं दोस्तों, उनकी अयोग्यता के बारे में राष्ट्रपति क्या है, निर्वाचन आयोग को सलाह देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा नंबर, अब्राहम समझौता, ये भी काफी चर्चा में रहा था। तो देखिए दोस्तों, ये समझौता हुआ था हाल ही में। जो खाड़ी देश थे उन 2 देशों में, जैसे बुस्टिन और यूएई ने इजराइल की अब्राहम रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए, और इसकी अध्यक्षता भी की। इस समझौते के रूप में इजराइल राज्य को मान्यता प्राप्त की, और यह एक शांति के साथ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार यूएई की एक औपचारिक समझौता था। और इस समझौते के तहत शांति, सहयोग और रचनात्मक और राजनयिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों की घोषणा की गई। तो ये प्रमुख जो बिंदु थे इसके अब्राहम समझौते के, ये इनके बारे में आप बता सकते थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थर्ड एक क्या है। तो ये टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एंड एरिया डिफेंस सिस्टम, जो कि अमेरिका की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये भी काफी चर्चा में थी दोस्तों। और जिस पर अपने टर्मिनल चरण में छोटी और मध्यम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में डिजाइन किया गया है। ये दोस्तों
और 17 फरवरी 2022 को यूएई में आने वाले मध्यम दूरी के जो बैलिस्टिक मिसाइल को अपना पहला इसने ऑपरेशन इंटरसेप्शन बनाया और थर्ड मिसाइल रक्षा के जो 1907 में प्रस्तावित की गई। तो ये जो चर्चा में कब 1907 के अंदर इसको प्रपोज किया, मतलब कि प्रस्तावित किया गया था थर्ड तकनीकी को। अगला क्वेश्चन है जी फोरम 5वां नंबर का। जी फोरम का जो रोम सम्मेलन हुआ था उसके 4 मुद्दों के बारे में बताइए। तो इसका पहला मुद्दा था वन अर्थ वन हेल्थ, जिसके अंदर क्या कहा कि किसी प्रकार की महामारी में विरुद्ध लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी बने रहेंगे। दूसरा था जो कोप 26 हुआ था उसमें दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों ने वैश्विक और जलवायु परिवर्तन संकट से निपटने के लिए अपनी कार्य योजना बनाने का आग्रह किया। और वित्त पोषण हेतु पीपी मॉडल इसमें प्रमुख मुद्दे था। और कोयला आधारित संयंत्रों को क्या करना था, प्रतिबिंब, यानी इसके प्रमुख जो विशेषता थी इसके, यानी कोयला आधारित संयंत्रों को इसमें क्या करना था, प्रतिबिंब करना, यानी आंशिक रोक लगाना, पूरी तरह से बंद भी नहीं करना। और जो रोड मैप तैयार करना, एक जो कोप जो 26 हुआ था उसके और वन हेल्थ और वन हेल्थ के बारे में चर्चा हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, पार्ट बी आता है। इसके अंदर 50 वर्ड के अंदर आंसर देना होता है और जो शब्दों की संख्या होती है वो 50 होती है और अंक कितने होते हैं, 5 अंक। पहला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें थोड़े आप डायनेमिक और वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फैक्ट वाले सभी क्वेश्चन सम्मिलित आते हैं इसके अंदर। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन था आजाद हिंदुस्तान में पहला मंत्रिमंडल राजनीतिक चरित्र नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र था। तो ये दोस्तों, ये केवल तथ्यों के साथ कथन का समर्थन और विरोध कीजिए। तो ये दोस्तों, ये कथन दिया था, उसके बारे में विश्लेषण करना था कि किस प्रकार से जो पहली अपनी मंत्रिमंडल बना था उसमें क्या क्या विशेषता थी। देखिए दोस्तों, पहली जो स्वतंत्र भारतीय में 14 कैबिनेट वाले मंत्री, जिसमें पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। और उस समय कांग्रेस का जो प्रभुत्व बावजूद 5 मंत्री ऐसे थे जो जिनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था। तो ये राजनीतिक चरित्र को बताता है। और पार्टी के आलोचक जो थे भीमराव अंबेडकर थे और एक आलोचक के रूप में भी रखा गया। और कैबिनेट भी विविध था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी शामिल थे। इसमें महिलाओं और अनुसूचित जो जाति है, SC ST का भी प्रतिनिधित्व मिला। इस विविध को देखकर हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट एक राजनीतिक चरित्र भी नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र भी थी। तो सभी को इसमें शामिल किया गया, इसलिए इसको दोस्तों क्या कहा जाता है कि राजनीतिक चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र दोनों को यह दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, ये इंग्लिश के अंदर आप पोज करके देख लीजिएगा। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जो मुख्य न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि न्यायिक समीक्षा के न्यायिक अतिरिक्त के रूप में प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है, उनके कथन का क्या अर्थ है। तो ये दोस्तों, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। ये और यदि इस न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद में पारित किया गया कोई कानून संविधान की आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह कानून को रद्द भी कर सकता है और न्यायिक समीक्षा कर सकता है। यदि कानून की रक्षा है मौलिक अधिकारों और नागरिक क्योंकि अधिकारों का न्याय उल्लंघन हो, न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायिक समीक्षा से सरकारी कार्रवाई वैध बनाना और सरकार को दोबारा किए गए अनुचित हल के लिए खिलाफ संविधान में संरक्षण प्रदान करना। तो ये दोस्तों, इस प्रमुख क्या कर सकते हैं कि आप इसके अंदर पॉइंट डाल सकते थे कि इस प्रकार से न्यायिक समीक्षा के रूप में व्यक्ति के जो अधिकारों का उल्लंघन होता है न्यायालय के पास जा सकता है और वहां याचिका दायर कर सकता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, भारत में जो राष्ट्रपति पद को हटाने के जो संवैधानिक प्रावधान है उसको स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, अनुच्छेद 21 के अनुसार
अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, इस प्रकार के जो न्यायिक समीक्षा वाले क्वेश्चन ज्यादा आए थे, जैसे एक बार इन्होंने पूछ लिया कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए किस प्रकार से, और न्यायिक पुनर्वलोकन के बारे में, और जो न्यायिक समीक्षा के बारे में पूछा। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग का अर्थ न्यायिक प्रक्रिया में राष्ट्रपति को एकमात्र आधार संविधान का उल्लंघन है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत की जा सकती है, और जो कुल सदस्य होते हैं उनको नोटिस में शामिल कर 14 सदस्यों का हस्ताक्षर दोबारा से पारित किया जाता है। यानी किसी भी सदन के अंदर इसको जो राष्ट्रपति पद को हटाने के लिए ला सकते हैं, और इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति 14 दिनों की अग्रिम सूचना होनी चाहिए, यानी 14 दिन की उसको अग्रिम सूचना भी होनी चाहिए राष्ट्रपति को। और महाभियोग प्रक्रिया के लिए विशेष बहुमत की जरूरत है, यानी 2/3 बहुमत से पारित अगर हो जाता है यह अधिनियम, तो उसके बाद राष्ट्रपति को उसी दिनांक से क्या है, पद से हटना पड़ेगा, ये बिल पारित होने के बाद। तो ये अनुच्छेद 61 के बारे में प्रमुख रूप से चर्चा इसके अंदर करनी थी। अगला है एक सूर्य और एक विश्व और एक ग्रिड की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये दोस्तों, ये मॉडल दोस्तों थोड़ा सा पुराना है, मगर चर्चा का विषय काफी रहा है। जिस प्रकार से भारत के जो प्रतिनिधित्व किया अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है, उसको जो कहाँ पर है, गुड़गांव के अंदर, तो भारत में प्रतिनिधित्व किया। तो ग्रिड और इंटरप्रेशन वन वर्ड और वन सन वन वर्ड की इस सीमा को स्वस्थ ऊर्जा के लिए व्यापक रूप से वैश्विक बनाने की शुरुआत हुई, और इसके माध्यम से पहले पीछे की परिकल्पना, जैसे सूर्य कभी अस्त नहीं होता, द सन इज नेवर सेट, क्योंकि सूर्य के दिए हुए गए समय विश्व स्तर पर किसी न किसी भौगोलिक स्थान पर विद्यमान रहता है। यानी जो सूर्य जो प्रकाश रहता है वो पृथ्वी के किसी भी भाग में किसी न किसी रूप में अवस्थित होता है, तो ये कभी अंत न होने वाली शक्ति है। पूरी दुनिया में बिजली की आपूर्ति करने वाला अंतर्राष्ट्रीय बिजली ग्रिड, यह एक विचार पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2018 के जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसके बाद पहली सभा के अंदर प्रस्तावित इसको किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है के माध्यम से, और जो OSOWG परस्पर संबंध स्थापित करने के बाद, इसके बाद जो वैश्विक परितंत्र सर्जित करने तो भारत एक पहल मॉडल है, और 140 देशों की एक साझा ग्रिड के माध्यम से इसको जोड़ती है। तो ये प्रमुख रूप से सौर ऊर्जा है दोस्तों, उसको बढ़ावा देने के लिए देशों द्वारा ये इस प्रकार का संकल्प लिया गया कि वन वर्ल्ड वन सन के आधार पर जो सौर ऊर्जा है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों 10वां नंबर का, स्वतंत्रता पश्चात भारत में जो प्रथम विधानसभा, जो राजस्थान में प्रथम विधानसभा हुई थी, उसकी विशेषताओं को, ये राजस्थान पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों। इसके अंदर देखिए प्रमुख विशेषता आप डाल सकते, जैसे कि पहली जो विधानसभा हुई थी उसके अंदर क्या थी, 160 सीटें थी, उसके अंदर 153 पर क्या हुआ, मतदान हुआ, और 17 उम्मीदवारों क्या है, निर्विरोध चुने गए, और कोई भी इसमें महिला विधायक नहीं थी। बाद में यशोदा देवी क्या बनी, विधायक बनी। और झुंझुनू के जो विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचित नरोत्तम लाल जोशी विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे, और उपाध्यक्ष कौन रहे, लाल सिंह शेखावत रहे। सबसे बड़ी पार्टी इसके अंदर कांग्रेस उभर के आई। द्वितीय पार्टी कौन सी थी, राम राज्य परिषद बनी। और जो प्रथम विधानसभा के जो मुख्यमंत्री किसे चुना गया, सर्वसम्मति से टीकाराम पालीवाल को कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए। वो 3 मार्च 1952 को मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ग्रहण की। जे नारायण वास एकमात्र ऐसे विधायक थे जिन्होंने जो हार गए थे, उसके बाद उन्होंने किशनगढ़ के उपचुनाव में उन्होंने जीत कर वापस सत्ता में आए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप विशेषता और भी जैसे विशेषता आप इसके अंदर डाल सकते थे, जैसे कोई भी महिला विधायक नहीं चुनी गई, और
के अंदर जे नारायणवास हार गए। उसके बाद दोबारा उन्होंने चुनाव जीता, दिग्गज नेता, और 17 जो उम्मीदवार थे वो निर्विरोध चुने गए। अगला क्वेश्चन जो 100 वर्ड के अंदर पूछा जाता है, 10 अंक इसके अंदर एक क्वेश्चन के निर्धारित है, तो इसके अंदर आप ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यही पार्ट होता है ज्यादा नंबर लाने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा था अपना 11वां, जो कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की विशेषता है, उसके उद्विकास का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों शुरू से बताना पड़ेगा, क्योंकि भारत में ये किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हुआ और कहाँ से लिया गया। दोस्तों ये तो आपको सबको पता होगा कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया, और इस न्यायिक पुनर्विलोकन अथवा न्यायिक पुनरीक्षण, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके माध्यम से अंतर्गत कार्यपालिका के कार्य जो कभी कभी विधायकों के कार्य की जो न्यायपालिका द्वारा पुनर्निरीक्षण का क्या किया जाता है, प्रावधान हो। और न्यायिक पुनर्विलोकन की उत्पत्ति सामान्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है, किंतु पिनाक स्मिथ ने इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन से बताई है। और 1803 के अंदर जो अमेरिका का मुख्य न्यायाधीश थे मॉर्सन ने मार्बरी बनाम मेडिसन नामक विख्यात वाद में प्रथम बार न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रतिपादित हुआ। और भारत के अंदर ये कब लागू हुआ, जैसे कि अनुच्छेद 13 के अंदर ये राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों के अनुसार कार्यकारी आदेशों और संवैधानिकता की जांच करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो इस शक्ति को प्रोवाइड, जो अनुच्छेद 13 के अनुसार इसका उल्लेखित है, कानून अधिनियमों नियमों आदि की जांच करने पर यदि वे संविधान का उल्लंघन करने पाए जाते हैं तो उन्हें न्यायिक, यानी जो विधायक है उनके बारे में अगर न्याय राष्ट्रपति जो भी है न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है, उनका निरीक्षण किया जाता है जुडिशियल रिव्यू। अगर उन्हें न्यायपालिका द्वारा अवैध या असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया जा सकता है तो न्यायिक समीक्षा की मूल संरचना के अंतर्गत आती है, और इसलिए इस संविधान संशोधन के माध्यम से उसे हटाया नहीं जा सकता। तो इसलिए उन्होंने न्याय पुनर्विलोकन की जो परिघटना है उसको इम्प्लीमेंट किया। ये दोस्तों इंग्लिश के अंदर जुडिशियल रिव्यू 1803 के अंदर इम्प्लीमेंट, और अनुच्छेद 1 क्वेश्चन दोस्तों, योजना आयोग और नीति आयोग की कार्य प्रणाली में जो अंतर है उसको स्पष्ट कीजिए, और भारतीय संघवाद का जो उसके प्रभाव को भी वर्णन कीजिए। तो नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में क्या प्रमुख से अंतर है, तो ये नीति आयोग क्या है, एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण काम करने में काम करता है, और नीति आयोग ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करता है और उन्हें लेकर तंत्र में विकसित करने में संकल्प लेता है, और नीति आयोग देश में होने वाले राष्ट्रीय विकास एवं उद्देश्यों की पूरी हेतु रणनीति के साथ उन्हें पूरा भी करता है। दोस्तों इस प्रकार से आप पेपर का हॉल, एग्जाम हॉल के अंदर भी इस प्रकार से नीति आयोग और योजना आयोग को डिवाइड करके इस प्रकार से आंसर देने पर एग्जामिनर आपको ज़्यादा नंबर में आपको दे सकता है। योजना आयोग के देश के अंदर क्या होता है, संसाधनों का जो आकलन है उसका काम करता है, और योजना आयोग को जो सफल बनाने के लिए जरूरत पड़ने वाली सामग्रियों और मशीनरी का निर्धारण करता है। यह आयोग राष्ट्र के अंदर आर्थिक विकास को धीमा करने वाले कारकों का सही पहचान करके उन पर रोक लगाता है। और जो नीति आयोग है वो बॉटम से अप के अप्रोच पर कार्य करता है, जबकि जो योजना आयोग है वो डाउन से अप्रोच पर, टॉप टू डाउन से अप्रोच पर कार्य करता है। यह सदस्य व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है, और यह क्या करता है कि सचिवों को जो सामान्य प्रक्रिया है उसके माध्यम से नियुक्त किया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, जबकि नीति आयोग में होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त जो सीईओ उसका होता है, कार्य करता है, और यह एक सलाहकार थिंकनेट के रूप में कार्य करता है। और जो योजना आयोग के किस प्रकार से कार्य करता है, इसने एक संवैधानिक निकाय है के रूप में कार्य करता है, जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला।
और देखिए दोस्तों, योजना आयोग की केंद्रीय भूमिका नीतियों को एक रूप में एक रूपता योजना है, और योजना आयोग के लिए धन की आपूर्ति करना, आपूर्ति का अनुदान है। राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर योजना क्रियान्वयन है, अधीक्षण संवैधानिक है इसमें, और सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है, क्योंकि यह राज्यों के सम्मान और भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो ये प्रमुख रूप से नीति आयोग और योजना आयोग उसके बारे में डिफरेंस करके उसके जो समीक्षा है उसको बताना था क्वेश्चन के अंदर। अगला है 13 नंबर का क्वेश्चन, हिंद प्रशांत सागर में क्वाड की जो रणनीतिक भूमिका को विवेचन कीजिए। क्वाड दोस्तों ये हाल ही में 4 देशों द्वारा नवीनतम संगठन है। इसकी कोई औपचारिक संगठन यानी वैसे कोई संगठन नहीं है, मगर ये धीरे धीरे उभर रहा है। तो इसका देखिए यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत इस प्रमुख सदस्यों के रूप में हैं, जो कि क्या करते हैं, खुले, स्वतंत्र एवं खुले एवं समृद्ध जो भारत चित्र है उसको सुरक्षित करने के लिए 4 देशी साझा उद्देश्य के रूप में को जाना जाता है। क्वाड की जो रणनीति है वो महत्व हिंद जो महासागर है उसमें अवस्थित 10 विश्व की विभिन्न शक्तियों से मध्य कूटनीतिक और संघर्ष का व्यापार में जो 75% वस्तुएं हैं वो आयात निर्यात में इसी क्षेत्र से होती है। जो प्रमुख 18 क्षेत्र इसके अंदर आते हैं, 18 देश। तो दोस्तों जो विश्व की जो 75% वस्तुओं का जो व्यापार होता है वो इसी क्षेत्र से होता है, हिंद प्रशांत महासागर हिंद सागर में। और विश्व की जो जीडीपी है उसके अंदर जो 60.7 का जो योगदान है वो इसी क्षेत्र का है। और ऊर्जा जैसे व्यापार, पेट्रोलियम उत्पाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में विश्व के जो देश शामिल हो, विश्व में कुल आबादी का कितना है, 65% है। वैश्विक सुरक्षा और नई विश्व व्यवस्था में यह सुरक्षित माना जाता है। और जो चीन के द्वारा चीनी सागर विवाद राष्ट्र में मलक्का जल और इंडोनेशिया में राजनीतिक और व्यापारिक हित से भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन का लगातार उसमें क्षेत्र बढ़ रहा है, उसको कम करना। और इन सभी से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्पोर्ट में हिंद महासागर प्रशांत महासागर में क्वाड समूह में देश के कई मील का पत्थर साबित हो सकता है। फिर इसका तो दोस्तों आगे आप ये लिख सकते हैं कि इसमें एक संगठन बना के आगे इसका क्रियान्वयन और प्रमुख बैठक भी होनी चाहिए, जिससे कि क्या आगे यह प्रगति पर कार्य करे। ये इंग्लिश के अंदर दोस्तों अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि राजस्थान ग्राम सभा के जो प्रभावी कार्य प्रणाली के बारे में आपको सुझाव देने थे, यानी किस प्रकार से वह बेहतर तरीके से कार्य कर सकती है। तो क्या होना चाहिए, देखिए उनके पास समय का बजट होना चाहिए, और राज्य सरकार की तरह पंचायतों का भी अपना एक क्या होना चाहिए, समय का बजट होना चाहिए। इसलिए वह वित्तीय मामलों में क्या हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। पंचायतों को जो कार्य है उसकी सामाजिक ऑडिट भी की जानी चाहिए, उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। पंचायतों में निर्वाचित सदस्यों और राज्य द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा अनुक्रम में उन्हें पारदर्शिता होनी चाहिए। जो भी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं और उनको पारदर्शिता व्यक्त करनी चाहिए, उनके तालमेल बना रहे। महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सुनिश्चित करनी चाहिए। निर्वाचन नियत समय पर करवाना चाहिए, यानी जो निर्वाचन है वो नियत समय पर। निर्वाचन आयोग द्वारा क्षेत्रीय संगठनों का हस्तक्षेप न हो, इसलिए साक्षरता को बढ़ावा दे, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, पोषण स्तर को भी उच्च करना इसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। और समाज के जो सभी समुदायों के बीच एकता और सौहार्दपूर्ण काम करने का उसमें संकल्प लेना चाहिए। और ग्राम सभा के जो आयोजन हर महीने हो तथा हर महीने होना चाहिए उसका आयोजन, और समय पर कार्य की समीक्षा भी हो। के लिए ये दोस्तों प्रमुख रूप से हो गया अपना पॉलिटिका जो क्वेश्चन पेपर 3 जो यूनिट 1 है उसको अपन ने डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर बाकी अपन पेपर 1 पेपर 2 का भी डिस्कशन कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम
फोरम को जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों, जिस प्रकार से आप इन वीडियो को प्यार दे रहे हैं उसी प्रकार से अन्य वीडियो को भी प्यार दें, क्योंकि अगर मेरा मकसद नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू प्राप्त करूं, क्योंकि लोग बाग क्या कर रहे हैं कि अगर रिजल्ट के बारे में बार बार उस पर डाल के उसमें कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप अपनी तैयारी शांत मन से करें, क्योंकि जब भी रिजल्ट आएगा तो आपको पता लग जाएगा। और इंटरव्यू की तैयारी करें, और जो भी एग्ज़ाम आने वाली है, राजस्थान में सीईटी के माध्यम से होने वाली है एग्ज़ाम, उनकी तैयारी करें। ओके दोस्तों, और न्यू वैकेंसी जल्दी आने वाली है, इस साल में अवश्य आ जाएगी। ऐसा ही बोर्ड के माध्यम से कुछ आपको विज्ञप्ति जल्दी जारी की जाएगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद।